हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज कक्षा 8वीं का भारतीय कृषि जो चैप्टर है इकाई 2 उसको आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं और साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाने की पूरा कोशिश करूंगा। मेरा नाम है ऋषि कुमार और मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। मेरा चैनल का नाम है ऋषि यादव दहिया, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय कृषि। इसमें लिखा है कि कक्षा में प्रवेश करते ही भूगोल के शिक्षक ने बताया कि आज मध्याह्न भोजन के बाद हम लोग नज़दीक के प्रखंड परिसर में लगे हुए कृषि मेला को देखने चलेंगे। मध्याह्न भोजन मतलब जो खिचड़ी खिलाया जाता है सरकारी स्कूल में, उसको कहते हैं बच्चे। और प्रखंड परिसर का मतलब होता है सब डिवीज़न, जो कि आपके गांव शहर में होगा। सबके गांव में होते हैं प्रखंड परिसर। वहाँ में मेला लगा हुआ था, वहीं देखने सभी बच्चों को जाना था। सभी बच्चे बहुत खुश और उत्सुकता की लहर दौड़ गई थी। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बोला जाएगा कि चलो कहीं टूर पे चलते घूमने, राजगीर चलो घूमने, नालंदा चलो घूमने, तो आपको खुशी नहीं होगी। तो उसी प्रकार से खुशी हो रही थी। दोपहर बाद सभी बच्चे शिक्षक के साथ प्रखंड परिसर में लगे कृषि मेले में पहुंचे। वहां काफ़ी चहल पहल थी। सामियाने लगे हुए थे, उनमें कई स्टॉल लगे हुए थे। स्टॉलों में कृषि उपकरण सजाकर रखे गए थे तथा पोस्टरों और मॉडलों की भरमार थी। स्टॉल का मतलब एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ सजा करके रखा गया है उपकरण, ठीक है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे पोस्टर समझते हैं ना, जो दीवार पे चिपकाया जाता है, फोटो कॉपी की तरह होता है, उसको। बच्चों का समूह शिक्षक के नेतृत्व में सबसे पहले वहां मैदान में बने सभागार में पहुंचा। वहां लगी कुर्सियों पर बच्चों को बैठाकर शिक्षक सभागार के प्रभारी, जो सभा का आयोजन किया था उसके जो हेड थे उसको प्रभारी कहते हैं, सभागार का प्रिंसिपल के पास गए और वहां लगे बड़े स्क्रीन पर कृषि संबंधित वृत्त चित्र चलाने की आग्रह किया। यानी किसान से रिलेटेड जो भी बातें थे वो टीवी पे चलाने के लिए बोला गया। हमारे शिक्षक वहाँ सभागार के प्रभारी से बोले। प्रभारी ने तुरंत उनकी बात मान ली और रिमोट से बटन दबाकर वृत्त चित्र शुरू कर दिया। सभी बच्चे एकाग्र होकर देखने लगे। पर्दे पर खेतों में लहलहाती हुई फसलें दिखाई दे रही थी। चित्रों के साथ साथ आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। खेती करना, जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं, खेती करने को क्या कहते हैं बच्चे? कृषि कार्य एक प्रारंभिक क्रिया है। हमारे देश की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों से ही जीविका पाती है। जीविका का मतलब जीवित रहती है। तो 60% से ज़्यादा बच्चा जो है, जो भी किसान है, वो अपना पालन पोषण जो करते हैं। भारत में जितने भी लोग हैं तो 60% किसानी ही करते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि करना कृषि कार्य कहलाता है। तो बाबू, अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि कृषि कार्य किसे कहते हैं। लिख भी लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा यह कृषि कार्य किसे कहते हैं, उसमें आंसर लिखिएगा कि भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार के फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मछलियों को पालना यानी मत्स्य पालन करना इत्यादि कृषि कार्य है। कृषि उत्पादों पर दूसरे अनेक उद्योग निर्भर करते हैं। खेती करना एक तंत्र की तरह है। इसमें बीज, सिंचाई, खाद उपकरण व श्रमिक लगते हैं। जुताई, बुआई, निराई, कटाई चरणबद्ध प्रक्रियाएं की जाती हैं, तब जाकर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें अनाज, दलहन, फल, सब्जी, ऊन, डेयरी उत्पादन, दूध, मांस इत्यादि प्राप्त होता है। कृषि करने की विधियां एवं तकनीक प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती हैं। समझाते हैं बाबू इसको। खेती करना जो है एक मशीन की तरह है। इसमें बीज, सबसे पहले बीज, उसके बाद उसको पटाया जाता है, सिंचाई यानी पानी से उसको सींचा जाता है, उसके बाद उसमें खाद डाला जाता है, उसके बाद उसमें देखभाल करने के लिए मेहनत लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा खेती होता है। इसलिए कह सकते हैं कि यह एक तंत्र की तरह काम करता है। जुताई, बुआई, निराई, कटाई, बात समझ रहे हो। पहले जोता जाता है, उसके बाद बोया जाता है, उसके बाद खैर एक पतवार को हटाया जाता है, उसको निराई कहते हैं, फिर उसको काट दिया जाता है। समझ रहे हो बच्चों। अंतिम में हमको क्या मिलता है? प्रतिफल, यानी अनाज मिलता है, दलहन मिलता है, फल, सब्जी, ऊन, ये सब प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट। अब पर्दे पर दृश्य बदल गए थे। सीढ़ी नुमा खेत दिखाई पड़ रहे थे। कहीं लाग समतल मैदान में कुछ कहीं लगे समतल मैदान में कुछ बोते हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोग, सॉरी यहाँ पे मीटा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, मीटा हुआ है।
मैदान में बोते हुए नजर आ रहे थे। पुनः आवाज गूंजी, खेती की एक प्रक्रिया जिसमें जंगलों को साफ कर व गड्ढों को भरकर फसल उपजाई जाती है। सालों साल फसल उपजाते रहने से जमीन की उर्वरता का मतलब ताकत, मिट्टी की ताकत, उर्वरता कम हो जाती है। तब वहाँ खेती करना छोड़ देते हैं और जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती में तो आधुनिक उपकरण का उपयोग किए जाते हैं और न ही खाद। इसमें पारिवारिक श्रम का ज़्यादा उपयोग होता है और उपज की अपेक्षाकृत कम होती है। इस तरह की कृषि को कर्तन या दलहन कृषि कहते हैं। अच्छा, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? देखिए थोड़ा सा बोलने में ये हो रहा। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो देखिए, अदल बदल करके जो खेती किया जाता है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं। अनेक नामों से बच्चा जाना जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है? स्थानांतरित कृषि में ज़्यादातर क्या होता है, बात को समझिएगा। स्थानांतरित कृषि में ज़्यादातर के सब जो भी स्थानांतरित कृषि करते हैं ना, तो उसमें कोई खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस लगता है तो मेहनत तथा अदल बदल करके खेती किया जाता है। जितना मेहनत होगा उतना ही आपको पैदावार होगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन करेंगे कि स्थानांतरित कृषि में खाद का प्रयोग किया जाता है, तो बोलिएगा नहीं सर। बोलेंगे कि स्थानांतरित कृषि में कोई यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे नहीं सर। जान रहे ना काहे कि इसको तो अदल बदल करके खेती किया जाता है, इसलिए। ठीक है, आगे स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में, अच्छा यहाँ पे ऊपर वाला नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। विश्व के अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है, जिन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में कोनको कहा जाता है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। मेरे साथ मेरे बच्चों एक बार फिर से बोलिएगा कि झूम कृषि को अनेक देश में कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो वेनेजुएला एक देश है, वहाँ किस नाम से जाना जाता है? कोनको। किस नाम से जाना जाता है? कोनको। मेरे साथ दोहराइए। मलेशिया में लदांग, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका। बहुत अच्छा, हो गया दोस्त। चलिए, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्र में भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे असम में कहा जाता है, असम और उत्तर पूर्व में कहा जाता है झूम खेती। इसी को बच्चा, इसी का नाम है, स्थानांतरित कृषि का ही नाम है झूम खेती। आंध्र प्रदेश में कहते हैं पोड्डू, उड़ीसा में कहते हैं पामाडाबी, केरल में कहते हैं कुमारी, राजस्थान में वालरे, हिमालय के क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुल। इस सब को आप नोट बना लीजिए। आप 8वीं क्लास में हैं, अब छोटे बच्चे थोड़े ना हैं। आगे, इस तरह से की जाने वाली खेती में मुख्य रूप से चावल और मक्के की फसल उपजाई जाती है। यानी कि झूम खेती यानी कि स्थानांतरित कृषि में कौन सा फसल उपजाया जाता है? चावल तथा मक्का। बिहार में इस प्रकार की खेती के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ देख और सुन रहे थे। इसी बीच किसानों का एक दल यानी कि समूह भी आकर सभागार में बैठ गया। वे भी वृत्त चित्र देखने लगे। पर्दे पर दृश्य बदल गए थे। भीड़भाड़ वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दिखाई दे रहे थे। लंबे बड़े पैमाने में धान के खेतों में काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। इसी दृश्य के साथ आवाज गूंजी। भारत के उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां गहन जीविका कृषि की जाती है। इस पद्धति में कम से कम भूमि में अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इसके लिए श्रम, उर्वरक और उपकरण का भरपूर प्रयोग किया जाता है। एक वर्ष में एक ही खेती में अनेक फसल उपजाई जाती है। इसे गहन कृषि भी कहते हैं। इसमें इसी प्रकार की खेती होती है। पर्दे पर बिहार का देखिए, गहन कृषि किसे कहते हैं? यानी कि जिस क्षेत्र में, भारत के जिस क्षेत्र में आबादी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे तो अदल बदल करने के लिए ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो कम ज़मीन है ना बाबू। तो कम ज़मीन में ही उर्वरक यानी कि खाद और यंत्र यानी कि मशीनों का प्रयोग करके बदल बदल के क्या किया जाता है? फसल का उत्पादन किया जाता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं बच्चे? गहन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। बहुत अच्छे, ध्यान पूर्वक आप सुनिए और समझिए। पर्दे पर बिहार का नाम गूंजते ही बच्चों ने उल्लास से जोरदार तालियां बजाई। किसानों का दल भी प्रफुल्लित हो उठा। अब पर्दे पर आम, लीची, कपास, नारियल, चाय, कॉफी, मसाले, रबर, केला, बांस आदि के दृश्य दिखाई दे रहे थे। पर्दे पर हरियाली छाई थी।
आधुनिक कृषि उपकरण के साथ लोग इन बागानों और खेतों में कार्य करते दिखाई पड़ रहे थे। पर्दे पर आवाज गूंजी। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश में जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है तो इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। बच्चे मैं इसको समझाता हूँ। आधुनिक कृषि और बड़ा पूंजी, आधुनिक कृषि यानी कि मशीन तंत्र और खाद इस सब से आप खेती कर रहे हो तथा आप बहुत सारा पैसा का लागत किए हो और उससे जो भी फसल का प्राप्ति आपको होता है तो उसको बेचने के लिए एक बड़ा सा बाजार आपको उपलब्ध होता है। तो इस सभी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? वाणिज्यिक कृषि। फिर से समझ लीजिए, आधुनिक कृषि यानी कि बहुत सारे तंत्रों से तथा बहुत सारे पूंजी निवेश पैसा का लागत करके हमने फसल उपजाया और उसको बेचने के लिए एक बड़ा शहर का उत्पत्ति था यानी कि वहां जाकर के हम बेच दिए। इन सब प्रक्रिया को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। उत्तरी बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है। बिहार का नाम आते ही बच्चों ने फिर जोरदार तालियां बजाई। बच्चों को भारतीय कृषि के बारे में जानकर काफी आनंद आ रहा था तथा उनको और अधिक जानने की उत्सुकता हो रही थी। अब पर्दे पर किसी महिला उद्योगिता की आवाज सुनाई देने लगी। भारतवर्ष में ऋतुओं के अनुसार फसलें रोपी जाती हैं और काटी जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं होती हैं। पहला होता है खरीफ फसल। भारत में कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं? कितने ऋतु में उपजाई जाती है? 3। पहला कौन सा फसल होता है? खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल। दूसरा बच्चा रबी फसल। कौन सा फसल? रबी फसल। और तीसरा बच्चा जायद या गर्मा फसल। तीसरा क्या होता है? जायद या गर्मा फसल। इसको आप नोट में भी लिख सकते हो। पहला कौन सा फसल होता है बच्चा भारत में? पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद या गर्मा फसल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, है ना? इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा गया? मतलब खरीफ फसल किसे कहेंगे? मानसून आने के बाद साथ, मानसून का मतलब होता है जैसे बरसात का मौसम, ठीक है। मानसून आने के साथ ही अर्थात जून और जुलाई में बोई जाने वाली और मक्का जूट बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। इनमें मुख्य रूप से धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि उपजाए जाते हैं। बाबू बहुत अच्छे से समझ लेना, धान कैसा फसल है? खरीफ फसल। यानी कि बात को समझिएगा, वह फसल जो पानी में ही, ज़्यादातर पानी में ही उपजाए जाते हैं उसको कहते हैं खरीफ फसल। बात समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों? बहुत अच्छे। खरीफ फसल किसे कहते हैं? मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में वह जो फसल बोया जाता हो और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता हो उसको कहते हैं खरीफ फसल। एग्जाम्पल होता है धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि। रबी फसल किसे कहते हैं बच्चे? यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, लेकिन खुली धूप और नमी आवश्यक होती है। रबी फसलों में गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि फसलें आती हैं। रबी फसल जो होता है बच्चों वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसको कहते हैं रबी फसल। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण, गेहूं एक रबी फसल है बच्चा, चना एक रबी फसल है बच्चा, मटर रबी फसल है, मसूर जिसको कहते हैं ना मसूरी उसको कहते हैं मसूर भी आपका रबी फसल है, जौ रबी फसल है इत्यादि। उद्घोषिका ने आगे कहा खरीफ और रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वे जायद कहलाती हैं। खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसल बोया जाता है उसको क्या कहते हैं? जायद या गर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद या गर्मा, यानी अर्थात गर्मी के मौसम में। जायद फसलें कम समय में उपजने वाली फसलें होती हैं। जो जायद यानी कि गर्मा जो फसल होता है वो बहुत कम समय में आपका उपज हो जाता है। ये जो धान ये सबका होता है मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने समय लग जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत जल्दी हो जाता है गर्मा वाला। इसमें मुख्यतः शीघ्र तैयार होने वाली फसलें उपजाई जाती हैं जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां इत्यादि जायद फसल हैं। तरबूजा कौन सा फसल है बच्चा? खरीफ, रबी की जायद, तो जायद, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल समझ लीजिए। उसके साथ में आगे लिखा है जनसंख्या की
भोजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यही फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है। श्रम पर आधारित भारतीय कृषि में अब आधुनिक उपकरण का भी तेजी से उपयोग बढ़ा है। हम सबको मिलकर भारतीय कृषि की उन्नति की ओर ले जाना है। जय जवान जय किसान, इतना कहकर वृत्त चित्र समाप्त हो गया। वृत्त चित्र काफी जानकारी प्रदत्त रहा। शिक्षक महोदय ने किसानों के दल में सबसे बुजुर्ग सदस्य से आग्रह किया कि वे बच्चों को कृषि के बारे में कुछ और बताएं। बच्चे उस बुजुर्ग किसान के चारों ओर घेर कर बैठ गए। किसान दादा कहने लगे, देखो बच्चों, फसलों के विभिन्न उपयोग हैं। उपयोगिता के आधार पर फसल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला खाद्य फसल, दूसरा रेशेदार फसल, तीसरा पेय फसल, चौथा बागवानी फसल, पांचवा व्यापारिक फसल। आप लोग इसको बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। हर एक शब्द हर एक वाक्य में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं उन लोगों से जो पढ़ाई नहीं करते हैं। खाद्य फसलें जिनमें धान, गेहूं, चना, मूंग, मटर, अरहर, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि आते हैं। इनमें से ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, मड़ुआ आदि मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। इनकी उपज कम उपजाऊ भूमि और अल्प वर्षा में भी होती है। इतने जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कम पानी में भी आपका ये सब जो फसल है हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है खाद्य फसलें। खाद्य फसलें में दलहन और तेलहन मुख्यतः फसलें हैं। दलहन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ होता है। इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों ही अवधि में की जाती है। इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, मटर इत्यादि हैं। बिहार के टाल क्षेत्र में दलहन की फसल खूब होती है। नोट करते जाइएगा नोटबुक में। तेलहन की फसल वैसी फसल है जिसके बीज काम में लाए जाते हैं। छोटे बीज वाले सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी है, जबकि बड़े बीज वाले सोयाबीन और नारियल है। इन सभी बीज का मतलब काम क्या है बच्चा? तो तेल निकाला जाता है। इन बीजों से तेल निकाले जाते हैं। नारियल की फसलें दक्षिण भारत में किया जाता है। डेल्ट क्षेत्र के समुद्र तटीय इलाकों में खूब किया जाता है, जबकि सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में तथा सोयाबीन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में खूब उपजाया जाता है। खाद्य फसलें वे फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है उसे खाद्य फसल कहते हैं। लिख लेना मेरे भाई। चलो आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि अनाज उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। धान चावल जो है औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, तब धान चावल आपका होगा। वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर तक। उपयुक्त मिट्टी यानी कि धान चावल किस में होगा, कौन से मिट्टी में? चिकनी में होगा, दोमट में होगा, समझ रहे हो ना। गेहूं का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। और कौन से मिट्टी में ज़्यादा होगा? दोमट मिट्टी में। ये सब नोट लिखो, आप लोग लिखो इसको नोट में। बुआई के समय जो गेहूं का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बुआई के समय ये वाला और कटाई के समय ये वाला। ज्वार जो है अधिकतम तापमान होना चाहिए। बाजरा का भी अधिकतम और रागी का भी अधिकतम। मक्का का 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और बाजरा रागी में कम पानी चाहिए, ज्वार में भी कम पानी चाहिए। और ये सब की कौन सी मिट्टी में होता है? तो ज्वार जो है लाल, पीली, दोमट, बलुई मिट्टी में होता है और बाजरा जो है बलुई मिट्टी में होता है और रागी जो है लाल, पीली, दोमट, बलुई मिट्टी में होता है और मक्का जो है जलोढ़ मिट्टी में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशेदार फसल। बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। कपास और जूट की फसलें प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास के पौधे के लिए काली मिट्टी और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के साथ 210 पाला रहित दिन व खिले धूप की आवश्यकता होती है। पाला रहित मतलब कि जो हम लोग ठंडे के मौसम में जो ऊपर से पाला गिरता है ना, उसको कहते हैं पाला। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि मुख्य उत्पादन राज्य है। बिहार में कपास की खेती तो नहीं होती, लेकिन जूट की फसल खूब उगाई जाती है। यह कहते हुए वे मुस्कुराए पुनः आगे कहने लगे, इसे
सुनहरा रेशा भी कहते हैं। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में इसकी खूब उपज होती है। जूट की उपज के लिए साधारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में यह खूब उपजाया जाता है। उन्होंने पास पड़े झोले को उठाकर दिखाया कि यह जूट से ही बनी है। दीवारों पर चूने से की जाने वाली पोताई की कूंची भी जूट से ही बनाई जाती है। भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादन में अग्रणी देश हैं। यानी जूट जो उपज होता है बांग्लादेश में ज़्यादा, भारत में भी। बच्चों को यह जानकर बहुत अच्छा लगा। पेय फसलें। किसान दादा ने कुछ सोचते हुए कहा, आप लोगों को कौन कौन से पेय पसंद हैं? बच्चे एक साथ बोले, चाय, कॉफ़ी, कोक। किसान दादा बीच में बोले, ये सब पेय फसलें के उत्पादन हैं। चाय की फसल आपने अपने देश में खूब होती है। भारत देश में चाय बड़ी ज़्यादा हो भाई। चाय की झाड़ियाँ जीवाश्म मुक्त गहरी मिट्टी और ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है। ढलवा मतलब ढालू जो होता है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश में चाय की फसल होती है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले में भी चाय की फसल होती है। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है। भारत एक ऐसा देश है मेरे दोस्त कि यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। चाय और कॉफ़ी बेचने वाली कंपनियों के नाम पता करिए, या पता करिएगा खुद से। आधुनिक युग है, गूगल से सर्च कीजिए, मिल जाएंगे। दूसरी पेय फसल कॉफ़ी है। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पैदा किया जाता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। अच्छा बच्चों, आप फल सब्जियां तो खाते होंगे। आपको पता है फल सब्जी बागवानी फसलों के उत्पादन है। बस इसको आप लोग खुद से ही पढ़ लीजिए। और बागवानी फसल में फल सब आता है, बात समझ गए। व्यापारिक फसल, रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसल है। याद रखिएगा व्यापारिक फसल केकरा कहते हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है, यानी कि रबर ना होता है। ये फसलें कई उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती है। बीड़ी, सिगरेट, चीनी, टायर आदि का उद्योग इन्हीं फसलों पर आधारित है। बिहार में चीनी की कई मिलें हैं। यही है कहानी हमारी फसलों और उसके उपयोग की। इतना कहकर चुप हो गए। बच्चों को फसलों के बारे में यह जानकारी बड़ी अच्छी लगी। सबने उनको धन्यवाद दिया। किनको? बूढ़े व्यक्ति जो थे ना, उनको। शिक्षक के नेतृत्व में सभी बच्चे स्टॉल को देखने निकले। एक स्टॉल पर एक कैलेंडर नुमा पेपर पर लिखा था, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो कृषि संबंधित जो भी फसल उपजाई जाती है उसको कारक होता है प्रभावित, यानी कि बीमार करने वाला। वर्षा पर निर्भरता, जो हमारा कृषि होता है वो वर्षा पर भी निर्भर करता है। खेतों के छोटे छोटे आकार पर भी निर्भर करता है। भूमि का असमान वितरण बंटवारा, उस पर भी निर्भर करता है। कृषि ऋण, यानी कि कृषि करने के लिए जो हम लोग कर्ज लेते हैं। कृषि किण्वन, कृषि किण्वन का मतलब होता है कि अगर हम 5 रुपये में खेती किए और हमको 2 रुपये मिला, मतलब कि जितना मूल्य होना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, तो उसको कृषि किण्वन कहते हैं। सॉरी, विपणन कहते हैं। माफ़ी चाहूँगा, इस शब्द को गौर से नहीं देख पाया मैं। विपणन कहते हैं। और परंपरागत कृषि का मतलब होता है कि जैसे हम लोग हल, बैल, कुदाल, खंती, खुरपी, इस सब से जो प्रचलित हैं, हमारे दादा परदादा जो भी करते आते हैं उन्हीं से हम लोग भी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं परंपरागत कृषि। ठीक है, लगभग हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 2 पेज और हैं। सभी बच्चों ने इसे पढ़ा, कुछ ने अपनी कॉपियों में नोट भी किया। तभी शिक्षक महोदय ने एक व्यक्ति से सभी बच्चों को परिचय करते हुए कहा, आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। अगर आप में से किसी को कृषि के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
एक बच्चे ने प्रश्न किया, बिहार प्रांत में कृषि की मुख्य विशेषता बताइए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहना शुरू किया, बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है, यानी वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। अरे यार, कौन सा शब्द है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। अल्प वृष्टि मतलब जितना पानी चाहिए वो कहीं ज़्यादा बरस गए प्रभु जी, तो उसको अल्प वृष्टि कहते हैं। इस तरह यहाँ फसलें की प्रकृति पर निर्भर करती है। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण हैं। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है। यहाँ कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो पाया है, लेकिन वर्तमान में बिहार में कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, पावर ये सब आ गए हैं। यहाँ की कृषि सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला होते हैं। फसलों की बुआई और कटाई से जुड़े पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। खेती कार्य करने के दौरान लोग लोकगीतों का गायन, फसल भंडारण पर विभिन्न पर्वों का आयोजन, कृषि यंत्रों का पूजन, कृषि कार्यों से जुड़े गीत, पहेलियाँ, कहावतें आदि जीवन को संकृत भी करती है और किसानों में ऊर्जा भी करती है। यहाँ तक कि पशुओं पर भी प्रभाव डालती है। ये मांगलिक कार्य समाज और जीवन को प्रभावित करते हैं। इनसे बाजार प्रभावित होता है। यानी कि धान रोपाई होता है ना, तो सब जो महिला जो रोपती हैं वो गाना वाना गाती है। बच्चों की उनकी संवाद अदायगी बड़ी अच्छी लगी। शिक्षक ने उन्हें धन्यवाद दिया और बच्चों को निर्देश दिया कि वे शीघ्र सभी स्टॉल को देख लें। बच्चे आगे बढ़े। कुछ एक स्टॉल कृषि के वैज्ञानिक उपकरण थे। कहीं फसल काटने की मशीन थी, तो कहीं फसल से भूसा अलग किया जाने वाला यंत्र था। एक स्टॉल पर एक कृषि विशेषज्ञ किसानों से संवाद स्थापित करते हुए कह रहे थे कि 1960 ईस्वी के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए हैं। 1960 के बाद जो है कृषि के क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है। इन्हीं बदलाव के कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया है। 1960 ईस्वी के बाद ट्रैक्टर, पावर टेलर, अन्य बहुत सारे यंत्र आए हमारे मार्केट में, बाजार में। इन सब के आने के बाद कुछ बदलाव हुआ, इसी को कहते हैं हरित क्रांति। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरण, संकर बीजों, कीटनाशक यानी कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं उसको मारने वाला दवाई, एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत, ये संकर नस्ल समझ में आ रहा है? नहीं, हाइब्रिड कहते हैं, यानी कि ताकतवर बीज, तुरंत उपज होने वाला। हमने भी तो रहता है मरल। सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ। एक ही फसल के साथ दूसरी फसलों को लगाना अंतर कृषि कहलाती है। एक फसल के साथ दूसरा फसल, जैसे ककड़ी के साथ खीरा, तो इसको क्या कहते हैं बच्चा? अंतर कृषि। क्या कहते हैं? अंतर कृषि। सब समझ आ रहा है। गेहूं के साथ सरसों की फसल बोना, आलू के साथ बकली, मूली, सरसों उपजाने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की फसल एक जो होता है अपने खेत में लगाना, इसका नाम भी अंतर कृषि, और इससे पैदावार भी अच्छा होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का उपयोग शुरू किया था। पंजाब और हरियाणा में जो था ट्रैक्टर सब का शुरुआत हुआ था। यहाँ के किसानों ने खेतों की जुताई और फसल ढुलाई के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग शुरू किया। फसल काटने के लिए मशीनों का उपयोग होने लगा। सिंचाई के लिए डैम बना कर नहरों का जाल बिछाया गया, जिसमें मानसून पर निर्भरता कम हुई।
पहले नहर नाला नहीं था, तो पहले बादरे पर भगवाने पर आसरा रहता था कि एहो बरसबो तो हमारे खेत होई, माने फसल होई ना तो ना होई। तो उसके बाद किसान का दिमाग बढ़ा और क्या किया कि डैम बनाया, नहर बनाया और वहाँ से पानी छोड़ा और यहाँ पे खेती होना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी नहर बनाकर धान की फसल उगाने जाने लगी। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों की बीमा का प्रावधान और कम ब्याज पर बैंक से या सहायता समूहों का माध्यम से ऋण उपलब्धता कराया गया। यानी बैंक सहायता कर रहा था किसानों को ताकि वो अच्छा फसल जो है उपजा सके। ग्रामीण बैंक सहकारी समितियों पैक्सों का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई। विश्वकोमान द्वारा खाद और बीज उपलब्ध कराने और सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना से बिहार के कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर यानी टीवी पर किसानों को कृषि संबंधित नई जानकारियां उपलब्ध कराई गई। अपने प्रांत में श्री विधि तकनीक से धान उपजाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। अब तो कम लागत में बेहतर उत्पादन करने वालों को किसान श्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जो अच्छा खेती करता है उस तरफ पुरस्कार भी मिलता है। जैविक खाद, जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों, छिलकों को सड़ाकर बनाया जाता है, उसे हम जैविक खाद कहते हैं। कुछ लिखा है जी, कहीं कुछ लिखा है। पालन कर खाद तैयार किया जाता है केंचुओं को। जैविक खादों के उपयोग पर भी बल दिया गया है, तो किसानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी खोले गए हैं, जहां से किसानों के लिए विशेष प्रसारण या उनके प्रश्नों का हल किया जाता है। प्रखंड में कृषि सलाहकार भी किसानों को सलाह देते हैं। मिट्टी जांच के लिए सभी प्रखंडों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरता की जांच कर आवश्यकता अनुसार उपाय किए जा सकें। एटीएमए एवं बामेती जैसी संस्थाएं कृषि क्षेत्र में किसानों की मददगार करने वाली सरकारी एजेंसियां। एटीएमए कुछ सरकारी एजेंसी है। जैव खाद बनाने, केंचुआ पालन का प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उत्पादन की प्रदर्शनियां लगाकर उत्पादों को पुरस्कृत करके भी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो बड़े बड़े उपभोक्ता बाजार श्रृंखला के व्यापारी किसानों से सीधे उत्पाद खरीद रहे हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि विश्व में सबसे अच्छी चाय किस प्रदेश में होती है, जिसकी मांग विश्व में सबसे अधिक है? असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। दक्षिणी चीन में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी में चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। दार्जिलिंग के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो हैप्पी घाटी है, जगह है, वहाँ पे जो चाय का उपज होता है पूरे संसार में उसका मांग है, डिमांड है। उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश असम घाटी प्रदेश। असम घाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित एक निम्न भूमि है, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश है। चीन के बाद जो दूसरा है जो असम घाटी है। भारत के अन्य चाय उत्पादक क्षेत्रों के विपरीत, जहां चाय उत्पादन पर्वतीय ढालों पर किया जाता है, असम में चाय उत्पादन नदी घाटी के अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर किया जाता है। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं, यानी कि निम्न वर्ग के लोग। चाय उत्पादन के लिए लगभग सभी भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ का औसतन तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु को जन्म देती है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ब्रह्मपुत्र कौन सा मिट्टी लाता है? जलोढ़ मिट्टी, इसके उत्पादन को बढ़ाती है। ऐसी परिस्थितियां चाय उत्पादन के अनुकूल मानी जाती हैं। इसी जलवायु के कारण असम की चाय में विशेष स्वाद व खुशबू आती है। असम के विशेष रूप से
काली चाय का उत्पादन होता है। असम घाटी में व्यापारिक स्वर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रुज को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में यहाँ के उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाजारों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। कौन थे जो ब्रिटेन में चाय बेचने गए थे? उनका नाम था रॉबर्ट ब्रुज। ब्रिटेन से आने वाली मांग के कारण यहाँ चाय उत्पादन का तेजी से विकास हुआ। आज यहाँ लगभग 6,80,400 किलोग्राम चाय का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। एक साल में 6,80,400 किलोग्राम, बाप रे, इतना सारा चाय उत्पादन होता है। पहले चाय उत्पादन की प्रक्रिया मानव श्रम पर आधारित थी। इसका स्थान अब आधुनिक मशीनें ले लिया है। यह कुछ ही समय में चाय की पत्तियों को बेचने योग्य उत्पादन के रूप में कर देती है। उत्तर पश्चिमी भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रदेश पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति का वास्तविक असर पंजाब में ही देखने को मिलता है। यहाँ हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों के प्रयोग व सिंचाई सुविधा तथा आधुनिक कृषि उपकरण के उपयोग के कारण खाद्यान्न फसलों विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। इसलिए इस प्रदेश को गेहूं का टोकरा कहा जाने लगा। पंजाब में गेहूं ज़्यादा होता है, इसलिए गेहूं का टोकरा कहा जाता है पंजाब को। आज देश का 20% से अधिक गेहूं का उत्पादन जो होता है पंजाब में होता है। सिंचाई की बढ़ती सुविधाओं के कारण यहाँ देश के अन्य भागों की अपेक्षा वर्ष में अधिक फसलों सामान्यतः 4 प्रति वर्ष का उत्पादन होता है। साथ ही इस कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। इन दो फसलों के अतिरिक्त मक्का, तेलहन, दलहन, कपास इत्यादि फसलों के साथ साथ व्यापक स्तर पर डेयरी फार्मिंग भी की जाती है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। इससे बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पादन जैसे दूध, घी, अंडा, मांस का भी व्यापक उत्पादन होता है। भारतीय कृषि में पंजाब का अग्रणी स्थान है। इसके बावजूद भारत में खाद्यान्न संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस प्रांत की कृषि के संबंध अनेक समस्याएं आ रही हैं। यह शेष भारत के लिए चेतावनी के सूचक का कार्य करता है। मुख्य सामान्यताएं इस प्रकार दिया गया है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरता शक्ति तेजी से कम हो रही है। अत्यधिक सिंचाई के कारण खेतों में जल जमाव की समस्या हो रही है। ये सब समस्या है भैया, पढ़ लीजिए आप लोग। अब चलते हैं, ये चैप्टर हमारा भैया हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर का उतना हम बक रहे हैं, आप लोगों को दिखा देंगे, आप लोग रुक रुक के वीडियो को और समझ लीजिए। पहला है बहुवैकल्पीय प्रश्न। इसका आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है 5 प्रश्न दिया गया था। 1 नंबर वाला टिक लगाने वाला, उसमें 5 में पहला होगा दहन कृषि, दूसरा होगा मखाना, केला और तंबाकू, तीसरा होगा तरबूजा, ककड़ी, खीरा सब्जियां, और चौथा में होगा वित्तीय, और 5वां में होगा बढ़ती। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, क्या हो गया? फिल इन द ब्लैंक्स का। उसके साथ साथ ये आपका आंसर यहीं पे दिया गया है। पहला का टिक लगाने वाला के पहला का क होगा, दूसरा का क्या होगा? दूसरा का गहन कृषि होगा ग, तीसरा का होगा गेहूं मटर, चौथा का क्या होगा? चौथा का होगा किसानगंज, और 5वां का होगा किसानों को खाद बीज। उसके बाद ही खाली स्थान वाला है इसका आंसर। उसके साथ देखिए दूसरा, यहाँ देखिए प्रश्न, जो आपका प्रश्न है कृषि कार्य किसे कहते हैं, ये पूरे को बनवा दिया गया है। यहाँ तक ही बनाना है। इन टोटल 2 2 4 6 7 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, लिख लीजिए वीडियो को रोककर। दूसरा, इसी के साथ साथ तीसरा, इसी के साथ चौथा का आंसर दिया गया है आपके स्क्रीन पे। रोकिए वीडियो को और
अच्छे से नोट कीजिए और याद कीजिए। उसके बाद चौथा, ये हो गया ना चौथा। उसके बाद फिर चौथा का पहला, कृषि की बिहार की कृषि की क्या विशेषता है, यहाँ से इसका आंसर होगा निम्नलिखित विशेषता होती है इसकी, देख लीजिए, पहला भी दिया गया है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का निम्नलिखित तथ्य दिया गया है। सब लोग कॉपी में नोट करते जाइए और याद करते जाइए, क्योंकि आपसे तेज कोई नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ते हैं तो, पढ़ने वाले हो तो सिर्फ दिखावे का पढ़ाई मत करो। इसी के साथ ये हम कुछ बनाए हैं और ये हम और हमारा प्रिय मित्र है कुंदन कुमार, ठीक है। ये हम हैं ऋषि कुमार, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और आज हम इतना ही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए, ठीक है, आपके लिए 1 घंटा समय, हम 2 घंटा समय बर्बाद किए हैं। पहले तो हम रिकॉर्ड किए तो हमारा ये जो है बैटरी मोबाइल में ख़त्म हो गया, तो हमारा वीडियो जो 30 मिनट का रिकॉर्ड किए थे वो पूरे के पूरे डिलीट हो गया। फिर से हमने शुरू किया, क्योंकि हार नहीं माना मैं, ठीक है। हम हार नहीं मान रहे दोस्त, तो आप भी मत मानो, ठीक है। जी जान लगा के पढ़ो, मेहनत करो। लोग जो आपको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको दिखाओ, और लोगों से कभी मत डरो, ठीक है। कुछ मोटिवेशन कहना चाहूँगा, तो अपनी खूबियाँ ढूंढो, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से करो, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। थैंक यू सो मच।